तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, आप अच्छे जानते हैं। हम सारे सर्किट कंप्लीट कर चुके हैं, एसी सर्किट जितने तुम्हारे सिलेबस में थे। और हमने एलसीआर रेजोनेंस सर्किट अलग से पढ़ा था, और एक चीज़ और आई थी हमें, पावर इन द एसी सर्किट। तो इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, और कुछ न्यूमेरिकल भी हमने, कुछ एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के देखे हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा ट्रांसफार्मर। ठीक, तो ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। ट्रांसफार्मर जब भी तुम्हारे पास आएगा, एक शॉर्ट नोट बनाने के लिए आता है, क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आता है इससे, और छोटे छोटे क्वेश्चन भी इससे बहुत सारे बन जाते हैं। तो इसलिए आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आपको याद रखना है, ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज ओनली। एसी लिखा है ना, इसलिए केवल एसी वोल्टेज को ये इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है, जो प्रिंसिपल होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। और दूसरी चीज, ट्रांसफार्मर जो यूज होता है वो केवल क्या, एसी करंट के वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के काम आता है। तो ये ट्रांसफार्मर का क्या है, बेस्ड, मतलब वो किस चीज पे बेस है, और ट्रांसफार्मर का जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या है, वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है इंट्रोडक्शन में। और मेन यूज क्या है उसका, मेन एप्लीकेशन क्या है, ये इंक्रीज और डिक्रीज करने के काम आता है वोल्टेज को। और तब हम देखेंगे उसके बाद लास्ट में, जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे कि ट्रांसफार्मर के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं वोल्टेज को डिक्रीज और इंक्रीज करने के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो नई चीज आई यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन तो वैसे हमने पढ़ा है जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का एक छोटा सा आपको आइडिया देते हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया देते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बात कर रहा है वो क्या है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, देखो हमारे पास दो कॉयल होती हैं, हमने वहां पे पढ़ा भी था। एक में थोड़ा सा जनरल सा आइडिया लेते हैं। देखो, एक छोटी सी कॉयल बनाते हैं यहाँ पे, एक इस तरीके की कॉयल होती है, ऐसे एक कॉयल है मान लो तुम्हारे पास। ठीक, और एक कॉयल और रखी है इसके पास, इस तरफ रख लेते हैं। एक कॉयल इसके पास और रखी है, और उसमें जो है तुम्हारे पास सेल या बैटरी लगा रखी है। ठीक है, इस तरीके की तुम्हारे पास एक कॉयल है। तो मान लो इस कॉयल में कोई करंट फ्लो हो रही है ना, आई करंट फ्लो हो रही है। तो इस कॉयल में करंट चेंज होने के कारण, देखो ध्यान से सुनो, इस कॉयल में करंट चेंज होने के कारण इसके पास रखी दूसरी कॉयल में ईएमएफ जनरेट होने का जो फिनोमिना होता है। देखो ये कॉयल रखी है, इस कॉयल में करंट फ्लो हो रही है। फर्स्ट कॉयल, दो कॉयल है, देखो मैं म्यूचुअल इंडक्शन समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉयल होती हैं, एक कॉयल में तो जो है करंट फ्लो होती है, जो मेन करंट होती है जिसमें हमने सेल जोड़ा है। तो क्या होगा, इस करंट को अगर हम वेरी करें ना, इस करंट को अगर हम वेरी कर दें, इस करंट की वैल्यू बार बार चेंज करते रहे, टाइम के साथ साथ चेंज करते रहे, इसका मतलब, तो इसके पास रखी जो ये दूसरी आपके पास कॉयल है, इस कॉयल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब ये ईएमएफ इंड्यूस होने का जो फिनोमिना है उसके पास रखी कॉयल में, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। देखो म्यूचुअल वर्ड क्या होता है, कि आसपास रखी चीजें। तो ये दो चीजें, आप दो जो कॉयल है क्या है, आसपास रखी हुई है। और पहली कॉयल में अगर करंट फ्लो करवाओगे, करंट फ्लो तो हो गई, लेकिन करंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। करंट क्या है, जो वेरिंग करंट, यानी कि करंट जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर करंट की वैल्यू बढ़ती है, घटती है, तो उसके पास रखी जो दूसरी कॉइल है इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाती है, और इसी फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक होगी बात। तो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में अगर आपको ब्रीफली पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो आपको म्यूचुअल इंडक्शन वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, जो इससे प्रीवियस चैप्टर में थी, जिस चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो आप म्यूचुअल इंडक्शन वहां से देख लें ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। अब हम आज तो टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर, तो हम उस पर ही मेन फोकस करने वाले हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन के क्या प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है ट्रांसफार्मर, और ये एसी वोल्टेज को कम और इंक्रीज करने के काम आता है। एसी वोल्टेज को बढ़ाता भी है और घटाता भी है ट्रांसफार्मर। और इनके इसी एप्लीकेशन के हिसाब से, इसी यूज के हिसाब से, ये एसी वोल्टेज को इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। उस हिसाब से जो ट्रांसफार्मर होते हैं आपके, दो टाइप के होते हैं। एक ट्रांसफार्मर तो हो गया आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखो, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेप अप है, उसका नाम स्टेप अप, मतलब जो वोल्टेज को हाई कर देगा। तो इट इज यूज टू चेंज द इंटेंस करंट ऑफ लो वोल्टेज इनटू वीक करंट ऑफ हाई वोल्टेज ओनली। देखो एसी वोल्टेज लिखा है, तो एसी करंट की बात करना, केवल अल्टरनेटिंग करंट में ही ट्रांसफार्मर वर्क करते हैं, क्योंकि उसका नाम ही अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ऐसी करंट जो चेंज हो रही है लगातार, और करंट अगर चेंज होगी तो ईएमएफ जनरेट होगा पास रखी कॉइल में। तो इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ पे, उसने क्या बोला है कि एसी करंट पे ही केवल ट्रांसफार्मर वर्क करते हैं। तो क्या काम आ गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, देखो ये लो वोल्टेज को इनटू हाई वोल्टेज में चेंज कर देता है। और अगर देखो ध्यान रखना है आपको, अगर वोल्टेज लो होगी तो करंट जो होती है बहुत इंटेंस हो जाती है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वोल्टेज अगर कहीं पे लो है तो करंट क्या होती है, बहुत वहां पे इंटेंस होती है। तो लो वोल्टेज और इंटेंस करंट को क्या करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वीक वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज इनटू वीक करंट में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। देखो ध्यान से सुन लेते हैं एक बार ध्यान से, कि इट इज यूज टू, या तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज द लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, ओनली एसी वोल्टेज। ठीक,
और करंट की बात करें तो करंट में क्या होगा, इंटेंस करंट टू वीक करंट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर चेंज करता है एसी करंट को। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में इतना ही है कि ये क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर देता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है। दूसरी बात आ गई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये इसका नाम ही डाउन है, तो देखो ये क्या करेगा, वोल्टेज को डाउन कर देगा। तो इट इज यूज टू चेंज द हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज ओनली एसी करंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, इट इज यूज टू चेंज द एसी वोल्टेज, एसी हाई वोल्टेज इनटू द एसी लो वोल्टेज, यानी कि एसी की हाई वोल्टेज को एसी लो वोल्टेज में ये चेंज कर देते हैं, जिसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है, अगर वोल्टेज हाई होगी तो करंट वीक होगी, और अगर वोल्टेज लो होगी तो करंट क्या होगी, अपने आप इंटेंस हो जाती है। ये करंट का कुछ क्या है, बिहेवियर होता है। एसी करंट का ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई आपकी एसी करंट की। एसी करंट को चेंज करने के काम जो है, एसी करंट की वोल्टेज को चेंज करने का काम है ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर दो टाइप के हो गए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर क्या कहते हैं एसी करंट की वोल्टेज को आपको हाई करना है तो आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, और अगर आपको एसी करंट की वोल्टेज लो चाहिए तो आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो ये था ट्रांसफार्मर का जनरल सा इंट्रो। आज हम ट्रांसफार्मर का सीधा कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। अब तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं ट्रांसफार्मर का क्या होता है। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है। देखो, अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ कॉइल्स। देखो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन पे ये बेस्ड है, तो दो सेट तो होंगे ही कॉइल के, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में दो सेट कॉइल के होने चाहिए। तो ठीक है, तो सीधी सी बात हो गई, ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ कॉइल्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो कॉइल होती है ना, दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है, मतलब अलग अलग होती है। दे आर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। और जो ये कॉइल है, ये सॉफ्ट आयरन की कोर पर क्या होती है, लपेटी रहती है ना। जो ये आपके पास, मैंने क्या बोला, जो आपके पास ये कॉइल होगी ना, ये कॉइल के जो टर्न्स होंगे सॉफ्ट आयरन की कोर पे क्या होते हैं, लपेटे हुए होते हैं, वाउंड होते हैं सॉफ्ट आयरन की कोर पर। वन ऑफ द कॉइल कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। और जो पहली वाली कॉइल है उसको प्राइमरी कॉइल कह देते हैं। और कंसिडर कर लो उसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एनपी है, यानी कि वहां पे जो कॉइल के टर्न है ना वो क्या है, एनपी है। द अदर कॉइल इज सेकेंडरी कॉइल। और जो दूसरी कॉइल है उसको हम सेकेंडरी कॉइल कह देंगे, हैज एनएस टर्न। और उसमें क्या है, एनएस टर्न होते हैं। बस यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को पहचाना कैसे जाता है। प्राइमरी कॉइल में हमेशा क्या करते हैं, हम एसी वोल्टेज का इनपुट देंगे जिस वोल्टेज को हमें चेंज करना है, और सेकेंडरी कॉइल से हमें क्या करेगा, उस वोल्टेज का आउटपुट मिलेगा। अगर वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो प्राइमरी को याद रखना है। देखो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अगर वहां पे क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो आपके पास पहली प्राइमरी कॉइल होगी ना, मैं लिख देता हूं, प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल वो कम होते हैं, क्या, लेस। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, देखो नीचे को निशान लगा दिया एरो का, है ना, यानी कि कम होते हैं। और जो सेकेंडरी कॉइल होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं, है ना। ये क्योंकि वो स्टेप अप कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को अप कर रहा है। तो अप करेगा तो पहली वाली जो प्राइमरी कॉइल होगी जिससे इनपुट देंगे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, और जो सेकेंडरी कॉइल होगी हमें वहां से ज्यादा आउटपुट प्राप्त करना है, तो इसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। एक चीज और इस नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में क्या है कि प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न होंगे, अभी हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। और जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है ना, ये याद रखना है, कॉपर की मोटी वायर के होते हैं, यानी कि जो यहाँ पे वायर होती है थोड़ी थिक होती है। लेकिन सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम क्या है, बहुत ज्यादा है। इसलिए वहां पे जो आपके पास कॉपर की जो रिंग होगी, यानी कि जो कॉइल होगी, उसके जो एरिया होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान है, एरिया मतलब उसकी थिकनेस कम होगी। तो याद रखना, चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात हो चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में तो पहली कॉइल में कम फेरे होते हैं, कम टर्न्स होते हैं कॉइल के, और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न होते हैं। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें ठीक उल्टा केस होता है। उसमें जो पहली कॉइल है ना, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और वो क्या होते हैं, कम थिक होते हैं थोड़े, यानी कि पतले होते हैं। और जो सेकेंडरी वाली कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें क्या सॉरी क्या होते हैं, वहां पे कम होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या बोला मैंने, पहली वाली जो कॉइल होगी ना, प्राइमरी कॉइल, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। और सेकेंडरी कॉइल जो कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बहुत कम, क्योंकि हमें क्या करना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम है, वोल्टेज को लो करने का। तो वोल्टेज लो तभी होगी जब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। ठीक है ना, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। तो ये थी बात किसकी, नंबर ऑफ टर्न्स की। जो एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे है जो आपको समझनी चाहिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कैसे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल होते हैं, प्राइमरी कॉइल में कितने होंगे, सेकेंडरी कॉइल में कितने होंगे। देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मैंने बता भी दिया, प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कम होंगे, सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होंगे। और जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे वो थोड़े मोटे वायर होंगे, मोटे कॉपर के वायर के जनरली वो होंगे। तो ये थी बात आपकी ट्रांसफार्मर की। और कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दिया क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन में लिखना नहीं है, थोड़ा बहुत ही लिखना है कि यहाँ पे क्या है कि दो कॉइल के सेट होते हैं और वो इंसुलेटेड रहते हैं एक दूसरे से, और जो कॉइल है ये वाउंड होती है सॉफ्ट आयरन की कोर पर।
ठीक है। और पहली कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहेंगे जिसको हम इनपुट देते हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल होगी जिससे हमें आउटपुट अचीव करना है उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने NS यहाँ पे कंसीडर करके रखे। तो थोड़ा सा इसके फिगर को भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर का फिगर आपको किस तरीके से वहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने ट्रांसफार्मर का आपको फिगर दिखा रखा है। देखो ये फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर, आप दोनों में से कोई सा भी फिगर बना सकते हैं, और दोनों भी यहाँ पे फिगर आपको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, देखो पहले इस वाली फिगर पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है देखो कम है यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में, और यहाँ पे देखो सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है। तो देखो क्या पता चल रहा है ऐसे, यहाँ ये प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट देते हैं, सेकेंडरी कॉइल से हमें आउटपुट मिलता है, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला जो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है ना, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो जो भी ये चित्र बनेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं लेकिन मोटे वायर के होते हैं, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं लेकिन पतले वायर के होते हैं। तो ऐसा जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दे रखा है। एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे जनरली आपको और बना के दे रखा है। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल है ना, दोनों की जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है वो दोनों की दोनों एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई है। अगर ऐसा कर देंगे तो ऐसा करने से भी क्या होता है, ट्रांसफार्मर कुछ अच्छा वर्क करता है। जब हम इस ट्रांसफार्मर के लास्ट में पहुंचेंगे, ट्रांसफार्मर के टॉपिक के एंड में, तो आपको समझ में आ जाएगा करके ये नंबर ऑफ जो यहाँ पे टर्न्स है ना, जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे के ऊपर क्यों लपेटी गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दो जो फिगर है आपके पास ट्रांसफार्मर के, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है ना, ये तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्यों, क्योंकि इसमें सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो ऐसी फिगर बनाना है, और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दो, सेकेंडरी कॉइल में कम कर दो, ठीक है ना। तो वो बन जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये बात हो गई ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की फिलहाल, और ये दोनों फिगर आप क्या कहते हैं यहाँ पे से बना सकते हैं। अब हम सीधा ट्रांसफार्मर की वर्किंग पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है, देखो ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन उसकी हो गई, और मैंने आपको उसके फिगर भी दिखा दिया। आप वो फिगर भी अपनी कॉपी में क्या करने हैं, आपको ड्रॉ करने हैं। देखो अगर आपको फिजिक्स समझनी है तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही। सबसे मेन टास्क जो है लिखने का ही है। अगर आप बार बार लिखोगे चीजों को तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। मैंने आपको बताया भी है पहले कि चीजों को बार बार लिखना होता है, तब जाके वो चीजें क्या होती हैं, आपको आसानी से याद हो जाती है और लंबे टाइम तक आपके जो माइंड में है वो फिट रहती है। तो अब हम सीधा वर्किंग करते हैं ट्रांसफार्मर की। When an alternating voltage is applied to the primary coil, अब आपको क्या करना है, प्राइमरी कॉइल पे क्या करना है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करना है। सीधी सी बात है, प्राइमरी कॉइल इनपुट वाली कॉइल है जिसको हम इनपुट देंगे। तो उसने लिखा व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल द रिजल्टिंग करंट प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। उसने बोला जो रिजल्टिंग करंट होगा ना, देखो प्राइमरी कॉइल को आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होने से क्या होगा, अब ये करंट क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, यानी कि करंट भी वेरी करती रहेगी टाइम के साथ साथ। तो अगर करंट वेरी करेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, वहां पे चेंज होता रहेगा, विच लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट। क्या बोलना चाह रहा है वो बोलना चाहता है, देखो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में वो बात कर रहा है कि जब आप प्राइमरी कॉइल से अल्टरनेटिंग वोल्टेज जोड़ दोगे तो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगी, और वो करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। वो करंट बार बार वेरी होगी टाइम के साथ साथ। अगर करंट वेरी होगी तो उससे जो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा ना, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देते हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड जनरली मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट है, करंट अल्टरनेटिंग है, करंट वेरी कर रहा है, यानी कि उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी वेरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा ना, वो दोनों कॉइल में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में प्राइमरी कॉइल से भी रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा लगातार, और सेकेंडरी कॉइल से भी रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता रहेगा। तो अगर हम बात करें तो हमें तो आउटपुट पहले सेकेंडरी कॉइल से लेना है ना, तो पहले हम सेकेंडरी कॉइल में से चेंज होने वाले फ्लक्स की बात करेंगे। सेकेंडरी कॉइल में जो भी फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से जा रहा है, अगर उसमें चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। यही फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया, ठीक है ना। तो ठीक है, उसने क्या बोल दिया यहाँ पे, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल द रिजल्टिंग करंट प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होगा, रिजल्टिंग करंट क्या करेगा, एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करेगा विच लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल। और अगर क्या होगा, देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेटिंग है, चेंज हो रहा है, और ये चेंज हो रहा है किससे रिलेटेड हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड। तो सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना, और उसी ईएमएफ को हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले। लेट फाइव बी द फ्लक्स इन ईच टर्न इन द कोर। उसने क्या बोला, अगर एक टर्न से रिलेटेड, देखो बहुत सारे टर्न होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के, लेकिन एक टर्न से रिलेटेड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स 5 हो एट टाइम t ड्यू टू द प्राइमरी कॉइल व्हेन अ वीपी इज अप्लाइड टू इट। मतलब प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज वीपी अप्लाई कर रखी है, प्राइमरी कॉइल में क्या करा, वोल्टेज वीपी अप्लाई करा, वोल्टेज वीपी अप्लाई करा प्राइमरी कॉइल में, तो क्या होगा, वहां पे करंट फ्लो होगी प्राइमरी कॉइल में। और प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है तो सेकेंडरी कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और सेकेंडरी कॉइल से जाने वाला अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसी ईएमएफ की हम बात करने वाले हैं, और वो ईएमएफ कितना होगा, देखो
ई एस इक्वल टू, ई एस मतलब सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। और ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फैराडे का सेकंड लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अगर आपको नहीं पता ये लॉ क्या था, आप सेकेंडरी लॉ जो भी मैंने फैराडे के लॉ कराए होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, उसको जरूर देखना, तो आपको समझ में जरूर आएगा फॉर्मूला कहां से आया। द अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई ऑल्सो इंड्यूसेस एन ईएमएफ कॉल्ड बैक ईएमएफ इन द प्राइमरी। अब मैंने आपको पहले बोला है कि सेकेंडरी कॉइल में तो ईएमएफ एक जनरेट होती है, और सेकेंडरी कॉइल की ईएमएफ हमारे लिए क्या है? मेन है, क्योंकि हमें सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट वहां पे अचीव करना है। लेकिन याद रखना आपको, प्राइमरी कॉइल में भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है, जबकि जो है प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट क्यों हुई? क्योंकि ये सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना प्राइमरी कॉइल में होगा। देखो, प्राइमरी कॉइल में सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना होगा, और इन दोनों कॉइल की अगर बात करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना देखने को मिलेगा। और म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना से तो सेकेंडरी कॉइल में इतनी ईएमएफ जनरेट हो रही है, और ये हमारे लिए मेन है, क्योंकि हमें सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट वहां पे रिसीव करना है। लेकिन जो प्राइमरी कॉइल है ना, प्राइमरी कॉइल में भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है, जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं, और उसकी वैल्यू भी इसी फॉर्मूले से निकलेगी जो फैराडे का सेकंड लॉ होता है। तो फैराडे का सेकंड लॉ आपको एक बार याद भी दिलाया था। देखो, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ऐसे करके क्या होता है फैराडे का सेकंड लॉ, डी फाइव बी भी बोल सकते हैं। ये जो फाइव है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ध्यान रखना है। तो प्राइमरी कॉइल में एक ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में भी जनरेट होती है, जो जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं, उसे हम ईपी से रिप्रेजेंट कर देंगे, इक्वल टू माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। ठीक, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। इससे बेटर नोट्स तो आपको शायद कहीं मिल भी जाए, लेकिन फिर भी क्या है, ये मैंने एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी को समझ समझ के पढ़ के आपके लिए नोट्स बनाए। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और एग्जाम में इन्हीं नोट्स से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये नोट्स जो है आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाए हैं, तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो इन्हें लाइक भी करना। फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस फॉर बोथ कॉइल, ध्यान रखना है, जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है ना, आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होगा? ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो आइडियली वर्क करे। आइडियली वर्क करेगा क्या मतलब? जो परफेक्ट वर्क करे। कहने का मतलब क्या है? जितना आउटपुट हम उससे लेना चाहें उतना ही आउटपुट हमें मिल जाए। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो रेजिस्टेंस होता है दोनों कॉइल का, वो जीरो होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसलिए उसको आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोल रहे हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस दोनों कॉइल का जीरो है। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में आपको याद रखना है ईएस। ईएस क्या है? देखो, सेकेंडरी कॉइल में जनरेट ईएमएफ वो सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज के बराबर जाता है, जितनी वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल से आपको रिसीव करनी है, जितना आपको आउटपुट लेना है। ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ऐसा देखने को मिलता है। तो Vs इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा, क्योंकि Vs क्या है? ES के बराबर है। तो यहाँ पे ES की जगह आप Vs लिख सकते हैं सीधा सीधा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से Vp भी बन जाएगा इससे रिलेटेड, माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी मैंने इनको नाम दे दिया है। ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी, इन दोनों को आप ध्यान से देखोगे तो जब आप यहाँ इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा Vs अपॉन Vp बराबर NS अपॉन NP। तो आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा। देखो, Vs क्या है? सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज, Vp क्या है? प्राइमरी कॉइल में अप्लाइड वोल्टेज, और NS क्या है? सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स, और NP क्या है? प्राइमरी कॉइल के टर्न्स। और ये EP ES जो है, इन दोनों को हमने किसके बराबर? देखो, जो ES था ना, हमने इसको VS के बराबर बोला, और जो EP है इसको हम VP के बराबर बोल देंगे। कब बोलेंगे? जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा, है ना। जितना हम उससे आउटपुट रिसीव करना चाहें उतना हमें आउटपुट मिल जाए 100%, तो हम उसको आइडियल ट्रांसफॉर्मर कह देंगे। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में जो EMF होती है वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होती है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अबव रिलेशन मतलब इस रिलेशन की बात कर रहे हैं। अबव रिलेशन इज ऑब्टेन्ड यूजिंग थ्री असम्पशन। जो ये रिलेशन आपको यहाँ पे रिसीव किया गया है, जो आपको ऑब्टेन हुआ है रिलेशन, ये जो रिलेशन है, ये तीन असम्पशन जो है उनको लेके आया। मतलब तीन असम्पशन आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके ये वाला रिलेशन जो होगा वैलिड होगा ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो आपके पास फर्स्ट रिलेशन क्या है? द प्राइमरी रेजिस्टेंस आर करंट एंड करंट इज स्मॉल। देखो, एंड होगा, है ना। द प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट इज स्मॉल, मतलब प्राइमरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है और करंट है वो बहुत ही स्मॉल है। ये इसका पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन, द सेम फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। जो दोनों कॉइल है ना, उनसे जाने वाला जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी सेम है। ऐसा यहाँ पे एजम्पशन हुआ है। तीसरा क्या है? सेकेंडरी करंट इज वेरी स्मॉल। कहने का मतलब क्या है? जो सेकेंडरी कॉइल में करंट है ना, वो भी स्मॉल है। अगर ये तीन क्राइटेरिया आप फॉलो करते हैं तो ये वाला जो आपको यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है, ये रिलेशन ट्रांसफॉर्मर के लिए बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। तो ये थी ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग की बात, और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले कि जो वोल्टेज जनरेट हो रही है सेकेंडरी कॉइल में वो कितनी होगी, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कितनी है, तो उतना, और उन वोल्टेज का हमने रेशियो भी नंबर ऑफ टर्न्स के साथ देख लिया। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। तो हम बात कर रहे थे आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। फिर से हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आगे देखो। आइडियल ट्रांसफॉर्मर मैंने अभी आपको बताया पिछले पेज में कि ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें जो दोनों कॉइल होंगी ना, उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा।
और आइडियल ट्रांसफार्मर में देखो, जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जितना हम उससे आउटपुट प्राप्त करना चाहें उतना कर ले। कहने का मतलब कि जितना हमने इनपुट दिया है ठीक उतना ही आउटपुट हमें मिल जाए। मतलब जितनी पावर का हमने इनपुट दिया ना, जितनी एनर्जी हमने इनपुट करी प्राइमरी कॉइल में, अगर उतनी एनर्जी आपको सेकेंडरी कॉइल से रिसीव हो जाती है तो हम उसको आइडियल ट्रांसफार्मर कहेंगे। और इस केस में रेजिस्टेंस दोनों कॉइल का क्या होगा, जीरो देखने को आपको मिलेगा। तो आइडियल ट्रांसफार्मर समझ में आ गई। फिर से नो एनर्जी लॉस। नो एनर्जी लॉस मतलब जितना प्राइमरी कॉइल में इनपुट दिया एनर्जी का, उतना ही सेकेंडरी कॉइल से भी आपको आउटपुट रिसीव हो गया। तो इसी को हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये लिखा है, देखो इनपुट पावर है ना, ये इनपुट क्या है, पावर है, और ये आउटपुट पावर है, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, वी आई होता है पावर इक्वल टू। इसलिए जो ये पावर है, देखो ये इनपुट पावर हो गई, आउटपुट पावर हो गई। अगर ये दोनों बराबर हो जाए ना, तभी हम कहेंगे क्या कहते हैं, वो आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब वहां पे एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं हुआ है। तो फ्रॉम सी एंड डी, जो सी लास्ट इक्वेशन है और डी वाली ये वाली इक्वेशन, दोनों को आप कंपेयर करो तो आपको इस तरीके का यहाँ पे एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, जिसको हम बोल रहे हैं आईपी अपॉन आईएस। मतलब आईपी मतलब करंट इन प्राइमरी कॉइल, आईएस मतलब करंट इन सेकेंडरी कॉइल, इज इक्वल टू वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी। वीएस सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज, वीपी प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज, एनएस वो मैंने आपको बता दिया, और एनपी जो है वो क्या है, ये भी मैंने आपको बता चुका हूं कि ये सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है, ये प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है, इक्वल टू आर। ये जो तीनों चीज आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे तीन रेशियो दिखाई दे रही है, ये तीनों आर के बराबर होते हैं, और इसी आर को हम ट्रांसफार्मर का रेशियो कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो जो आर है, ये जो इसका रेशियो बोलो, चाहे यहां से निकाल दो चाहे यहां से निकाल दो, तीनों में से किसी से भी कैलकुलेट कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपके पास निकल के आ जाता है। आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट करके कि ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होता है फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब एक से ज्यादा वैल्यू होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर एक से कम है तो आप उसको सीधा पहचान जाना कि वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो ये थी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात, जिसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 होता है। दिस इक्वेशन ऑब्टेन्ड अबव अप्लाई टू द आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन। आइडियल ट्रांसफार्मर जो बोलो, जो इक्वेशन यहाँ पे आपको ऑब्टेन हुई है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर पर अप्लाई की जाती है। बट इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब देखो यहाँ पे ना ट्रांसफार्मर का अगर कंप्लीट टॉपिक आता है तो आपको उसके बारे में सब लिखना है कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसका वर्किंग कैसी है, उसके फॉर्मूले ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तक, है ना। और उसके बाद अगर मैंने क्या बोला, पूरा टॉपिक आ गया तो आपको सब लिखना पड़ेगा, पूरी वर्किंग, पूरा जो भी उसका कंस्ट्रक्शन है, जो भी उसके फॉर्मूले हैं, फिर उसके एनर्जी लॉस, ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस कैसा कैसा हो सकता है, और फिर ट्रांसफार्मर के जो यूज है, एप्लीकेशन है, एक दो वो लिख दो। इतना जो है ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर के टॉपिक अगर सब टॉपिक आते हैं, इसके बीच बीच में से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो इस वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी आ जाता है आपके पास देखने को, है ना। तो इस वाले फॉर्मूले को आपको विशेष ध्यान रखना है। इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं आपको एक दो कराऊंगा। इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड क्या होता है, न्यूमेरिकल पेपर में देखने को मिल जाते हैं। अभी तो बात यहां तक जो बात हो रही है वो आइडियल ट्रांसफार्मर की हो रही है। लेकिन अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर से आगे चले जाएं, आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, मान लो अगर कोई ट्रांसफार्मर जो है वो आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, और ऐसा तो हो गई, क्योंकि कोई भी चीज आइडियल तो हो नहीं सकती। फिजिक्स जितने भी आप पढ़ते हो जनरली क्या होती है, आइडियल केस को लेकर चलती है। लेकिन हर चीज आइडियल नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी चीज का आइडियल होना इम्पॉसिबल है एक तरीके से। हाँ, कुछ हद तक यानी कि 90% 95% वो करेक्ट वर्क कर सकती है, लेकिन 100% तो कोई भी करेक्ट वर्क नहीं करता, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस 100% वर्क नहीं करता। इसलिए जो है आइडियल ट्रांसफार्मर वाला जो केस है ना, उसको हम हटा के एक्चुअल ट्रांसफार्मर वाले केस पे आते हैं कि रियल ट्रांसफार्मर अगर होगा, रियल ट्रांसफार्मर मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें हमने एनर्जी जो दी ना, जितनी एनर्जी दी उतनी हमें रिसीव नहीं हुई, उतनी हमें आउटपुट नहीं मिला, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि जितनी आप एनर्जी इनपुट करेंगे उतनी ही एनर्जी आउटपुट आपको मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा ट्रांसफार्मर होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक्चुअल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल ना हो तो उसमें एनर्जी लॉस इतने तरीके से हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर आइडियल तभी होता है जब उसमें एनर्जी लॉस ना हो, और अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तो ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है। और एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर में कितने तरीकों से हो सकता है, वो चीजें यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स का अगर लीकेज होगा, फ्लक्स लीकेज का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अगर वो लीक हो रहा है तो वहां पे जो भी है, यहाँ पे जो हीट है यानी कि जो आपके पास एनर्जी, वो कितनी लॉस होगी, कैसे होगी, उस चीज की हम बात करते हैं। देयर इज ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज। क्या बोला मैंने, कुछ हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज होता ही रहता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना कि फ्लक्स कंप्लीटली दोनों कॉइल्स होकर नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स का लीकेज जरूर वहां पे होगा। दैट इज नॉट ऑल द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी पासेस थ्रू द सेकेंडरी ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ द कोर। उसने क्या बोला, इसका मतलब क्या है, बोला फ्लक्स लीकेज होता है, इसका मतलब क्या है कि जितना भी फ्लक्स प्राइमरी कॉइल ने जनरेट करा ना वो सेकेंडरी कॉइल से नहीं जाता। मैंने प्राइमरी कॉइल क्या कर रही है, प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इनपुट है, तो वो फ्लक्स को जनरेट करेगी। अब फ्लक्स को जनरेट कर रही है तो फ्लक्स जनरेट होगा तो सेकेंडरी कॉइल उसके पास रखी है, उससे फ्लक्स क्या होगा, पास होगा, पास थ्रू होगा सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स। लेकिन सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स पास थ्रू हो रहा है ना, वो प्राइमरी कॉइल से जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर नहीं है।
अगर ये दोनों फ्लक्स बराबर हो जाते हैं तो वहां पे जो एनर्जी है तो लॉस हो गई नहीं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। केवल प्राइमरी कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, प्राइमरी कॉइल ने जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करा वो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से नहीं जाता, कुछ ना कुछ वो लीकेज आपको देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द पुअर डिजाइन ऑफ द कोर। ऐसा हो सकता है कि पुअर डिजाइन हो कोर का, इसलिए वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज हो रहा हो, और द एयर गैप्स इन द कोर, या फिर जो कोर है उसमें एयर गैप बने हुए हैं, इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लीकेज होगा तो वहां पे जो एनर्जी होगी वो लॉस होनी स्टार्ट हो जाएगी। इट कैन बी रिड्यूस बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल वन ओवर द अदर। बोला ये वाला जो फ्लक्स लीकेज इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? फ्लक्स लीकेज को हम दूर कर सकते हैं बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल वन ओवर द अदर। देखो मैंने आपको ट्रांसफार्मर का फिगर दिखाया था, जो फर्स्ट वाला ए वाला फिगर था ना, जो एनसीईआरटी की मैंने आपको दिखाई बुक अभी, उसमें जो ए वाला फिगर था ना, वाले फिगर में देखो दोनों जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है ना एक दूसरे के ऊपर लपेटी गई है। वो इसलिए लपेटी गई है ताकि वहां पे फ्लक्स का लीकेज देखने को ना मिले। तो समझ में आ गई होगी आपको बात की जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक दूसरे के ऊपर क्यों लपेटा जाता है, ताकि फ्लक्स का लीकेज वहां पे ना हो। अब फ्लक्स लीकेज होगा तो मैंने आपको बता दिया, फ्लक्स लीकेज हो रहा है इसका मतलब सीधी सी बात है वहां पे एनर्जी का लॉस आपको देखने को मिलेगा। और फ्लक्स लीकेज कब होगा मैंने आपको बता दिया, जब प्राइमरी कॉइल से जाने वाला जो टोटल फ्लक्स है ना, जो प्राइमरी कॉइल जो जनरेट कर रहा है टोटल फ्लक्स, वो सेकेंडरी कॉइल से ना जाए, यानी कि कुछ ना कुछ पार्ट फ्लक्स का जो है वो बाहर क्या हो जाए, इमिट हो जाए, बाहर की तरफ को बर्बाद हो जाए। तो इस केस में जो आपके पास ट्रांसफॉर्मर से क्या होगी, एनर्जी का लॉस आपको देखने को मिलेगा। और इस एनर्जी के लॉस को, इस फ्लक्स लीकेज को हम कैसे दूर कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो एक दूसरे के ऊपर लपेट दो तो फ्लक्स का लीकेज बहुत कम हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। जो आपके पास वाइंडिंग कॉइल है ना उसके रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगी क्या, एनर्जी लॉस, क्योंकि आपको पता है हीट या फिर एनर्जी लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। ये तो फॉर्मूला है, ये जूल का फॉर्मूला था, अगर आपको पता होगा। आपने जब मैंने आपको करंट वाला, इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे हमने बात करी थी किसकी, वर्क एनर्जी की बात करी थी, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला था। इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी वहां पे जनरेट हो जाएगी, और ये जो एनर्जी जनरेट होती है ना, ये हीट के फॉर्म में जनरेट होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो कॉइल होगी वो गर्म होने लग जाएगी, ट्रांसफार्मर की जो कोर होगी वो क्या होगी, गर्म होने लग जाएगी। किसके कारण? अगर क्या कहते हैं वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस हाई होगा तो एनर्जी लॉस भी क्या होगा, हाई हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बिकॉज हीट एंड जो आपके पास रेजिस्टेंस है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सामने सामने दिख रहे हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, यानी कि एनर्जी लॉस भी आपको ट्रांसफार्मर से देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण। ध्यान रखना है, इसलिए जो आपके पास दोनों कॉइल होंगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, उनका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, तब जाकर क्या होगा वहां पे हीट का लॉस या एनर्जी का लॉस बहुत कम होगा ट्रांसफार्मर से। अब हम बात करते हैं थर्ड तरीके से, किस तरीके से एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, उसको भी देख लेते हैं। द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट्स इन द आयरन कोर। याद रखना, जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये आयरन कोर में एडी करंट जनरेट करता है। एडी करंट्स क्या होते हैं? देखो पहले से तो आपके टॉपिक में था, जब ये सिलेबस आपका कंप्लीट था आज से 5-6 साल पहले, तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, एडी करंट्स भी था, एडी करंट्स के बारे में भी था। लेकिन आज एडी करंट्स के बारे में तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो खाली आपको याद रखना है कि अल्टरनेटिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या करती है, एडी करंट जनरेट कर देती है आयरन कोर में। और एडी करंट्स अगर जनरेट होंगी ना तो याद रखना वहां पे हीट जनरेट हो जाएगी, क्या होगी, हीटिंग होगी, है ना। एडी करंट्स क्या करती है, हीट जनरेट करती हैं। तो एडी करंट्स अगर मैग्नेटिक कोर में जनरेट हो गई तो वहां पे हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है, सीधी सी बात है, ये ट्रांसफार्मर का एनर्जी लॉस हो गया। दिस इफेक्ट इज रिड्यूस बाय लैमिनेटेड कोर। इस इफेक्ट को ना, इस हीट को हम दूर कर सकते हैं लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करके, यानी कि हम पूरी आयरन की कोर एक ना लेके क्या करें, उसके आयरन की क्या करें, स्लाइस बना दें, यानी कि पतली पतली पट्टियां बना दें और एक के ऊपर एक पट्टियां रख दें आयरन की, उसी को हम लैमिनेटेड कोर कहेंगे। देखो हम आयरन की एक पूरी बॉक्स ना लेके क्या करेंगे, देखो हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को हम कर क्या रहे हैं, आयरन की कोर पे लपेटते हैं, ये तो होता है। और वो अगर वो बोल रहा है कि एडी करंट जनरेट कब होंगी, देखो मैं आपको बताता हूँ, एडी करंट जनरेट तब होंगी जब वो जो आपके पास आयरन की कोर है ना वो एक ही हो, कंप्लीट एक हो। अगर क्या कहते हैं, आप उसको कंप्लीट एक ना लेके लैमिनेटेड कोर ले लेते हैं ना आयरन की, यानी कि पतले पतले स्लाइस बना दिए आयरन के मान लो, और तब एक के ऊपर एक चिपका दिए वो, तो इस केस में एडी करंट्स कम जनरेट होंगी। और एडी करंट्स कम जनरेट होंगी तो हीट कम जनरेट होगी कॉइल में, और कॉइल में हीट कम जनरेट होगी तो एनर्जी का लॉस बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये थी ट्रांसफार्मर के एनर्जी लॉस की बात। पहला एनर्जी लॉस फ्लक्स लीकेज, दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग के कारण भी एनर्जी लॉस होता है, तीसरा एडी करंट जनरेट होने के कारण भी एनर्जी लॉस वहां पे आपको देखने को मिलता है। और एनर्जी लॉस होगा तो सीधी सी बात वहां पे हीट हो जाएगी, और हीट अगर जनरेट हो गई तो कॉइल का रेजिस्टेंस तो वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो ये तीन चीजें, तीन टाइप के एनर्जी लॉस मैंने आपको बताया, ये तीन टाइप के एनर्जी लॉस आपके लिए बहुत है, ये तीनों आपको याद रखने के ट्रांसफार्मर में किस तरीके से एनर्जी लॉस देखने को मिलते हैं। अगर एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर होते हैं तो वो आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह वर्क नहीं करता, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो ये थी बात ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर में होने वाले एनर्जी लॉस की, कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस कितने टाइप से हो सकता है। अब थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में जो और बचा है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर ये ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्पीड से बोलता हूँ तो प्लीज़ आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, तो मैं अपने आप में सुधार करने की कोशिश करूँगा। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं कमेंट करके कि क्या गलती हो रही है मुझसे, तब तक मैं उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ आपको इतना समझ के आप 1-2 कमेंट कर दिया करो कि क्या गलती हो रही है, ताकि मैं उसको सुधार पाऊँ। अब हम इसका, मैंने क्या बोला आपको, आगे का टॉपिक देखते हैं कि थोड़े से और चीज़ इसमें बची है ट्रांसफार्मर में, उसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं और ट्रांसफार्मर का टॉपिक ये कंप्लीट ही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के टॉपिक में केवल आपको अब एप्लीकेशन समझने की, ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। तो हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। केवल 2 एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इतने काफी हैं आपके लिए, आप भी इतना लिख लेना। इन ट्रांसमिशन ऑफ करंट टू इन ट्रांसमिशन ऑफ करंट टू द डिस्टेंट प्लेसेस, क्या है बोला कि करंट को दूर दूर जगह ले जाने के लिए, फ्रॉम वेयर इट इज जनरेटेड। देखो करंट कहीं ना कहीं तो जनरेट होगी ना डैम के पास, तो डैम में जहां करंट जनरेट हो रही है वहां से दूर दूर ले जाने के लिए ना हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है ना, आपको इस चीज का खाली यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैंने ये क्या बोला कि करंट को दूर दूर ले जाने के लिए, दूर दूर जगह ले जाने के लिए जहां से वो जनरेट होती है, जनरेट कहां से होती है, डैम से, तो डैम से करंट को दूर दूर ले जाने के लिए, दूर दूर जगह पे ले जाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अगर देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या काम है, देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को क्या करेगा, अगर लो वोल्टेज आपके पास है तो लो वोल्टेज को क्या करेगा, वो चेंज करेगा, किसमें चेंज करेगा, हाई वोल्टेज में। ये तो करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर देता है। और लो वोल्टेज होगी तो स्ट्रॉन्ग करंट होगी, देखो इस चीज का ध्यान रखना, इंटेंस करंट आपको देखने को मिलेगी। लो वोल्टेज में क्या होती है, इंटेंस करंट होती है, हाई वोल्टेज में वीक करंट देखने को मिलती है। तो देखो जब इंटेंस करंट होगी ना, और इंटेंस करंट, मान लो आपने यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं लगाया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो ये चेंज भी नहीं होगा, लो वोल्टेज ही रहेगी। देखो मैंने क्या बोला, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर देता है, तब जाके उस करंट को हम दूर दूर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप यूज नहीं करते हैं तब क्या होगा, तब तो लो वोल्टेज रहेगी, लो वोल्टेज रहेगी तो करंट इंटेंस रहेगी, और करंट इंटेंस रहेगी तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर, हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगी, और हीट जनरेट होगी तो करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में ही क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी सारी एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है ना, हीट मतलब एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस हो जाएगा वहां पे। इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के हम क्या कर देते हैं, देखो वोल्टेज को हाई कर देते हैं, वोल्टेज जैसी हाई होगा तो करंट वीक हो जाएगी, और करंट वीक हो गई तो जो हीट है ना, देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगी, हीट वहां पे कम जनरेट होगी, यानी कि हीट का लॉस कम होगा। तो समझ गए आप यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम क्यों यूज करते हैं, ताकि जो है हीट का लॉस कम हो। ठीक, सेकंड जो एप्लीकेशन है ट्रांसफार्मर का वो क्या है, मिनी ट्रांसफार्मर आर यूज इन टेलीफोन, बैटरी, एलिमिनेटर, बहुत सारी चीजें होती हैं। मिनी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल आजकल लगभग सब जगह होता है, एडेप्टर में भी होता है, आपका जो फोन का चार्जर का जो एडेप्टर होता है केबल का, टीवी में होता है, और जो टेलीफोन लिख रहा है, बैटरी लिख रहा है, बहुत सारी चीज़ों में मिनी ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलता है, ताकि हमें वोल्टेज को बढ़ाया और घटाया जा सके और रिक्वायर्ड वोल्टेज आपको मिले जितनी आपको जरूरत है। तो ये था ट्रांसफार्मर का टॉपिक। देख लो मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में आपको क्या क्या बताया। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो गई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। तो आप जो जो टॉपिक मैंने आपको बताई, जो चीज़ें इसमें बताई, वो सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है।